विद्या भारती विद्यालय आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर के विद्या मंदिरों में पढ़ने वाले भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा 9वीं विषय विज्ञान में हमारे आसपास के पदार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे आसपास के पदार्थों में सबसे पहले हम जानेंगे कि शुद्ध पदार्थ कौन से होते हैं। पदार्थों में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हो। पदार्थ हो, कोई भी पदार्थ है, जैसे उस पदार्थ के जो कण हैं उनका रासायनिक प्रकृति एक जैसी हो, अर्थात एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। एक ही प्रकार के कण मिलकर शुद्ध पदार्थ का निर्माण करते हैं। मिश्रण दो या दो से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिकों से मिलकर बना होता है। मिश्रण जो भी होता है उसमें या तो दो या दो से अधिक शुद्ध तत्व होंगे या दो या दो से अधिक शुद्ध यौगिक होंगे, वो मिलकर मिश्रण का निर्माण करते हैं। मिश्रण के प्रकार अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। सममांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें सभी अवयव एक ही अवस्था में उपस्थित हो और उनका अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। ऐसा मिश्रण जिनमें सभी अवयव एक ही अवस्था में उपस्थित हो और जिनको अलग अलग नहीं देखा जा सकता, सममांगी मिश्रण कहलाता है। उदाहरण के लिए पानी व नमक। पानी और नमक को पानी के अंदर घोलने पर जो विलयन तैयार होता है उसके अंदर अपन नमक को अलग नहीं देख सकते, तो ये एक प्रकार का सममांगी मिश्रण होगा। विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें अवयव अलग अलग अवस्थाओं में उपस्थित हो तथा उनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक हो, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। उदाहरण तेल एवं जल का मिश्रण। इसके अंदर जो भी मिश्रण होता है उसमें उसके भौतिक जो अंश होते हैं उनको अपन अलग अलग देख सकते हैं। जैसे रेत को जल के अंदर डाल दिया तो रेत अलग दिखाई देगी। ऐसा मिश्रण जो होता है उसको विषमांगी मिश्रण कहते हैं। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण होता है। विलयन के दो भाग हैं, विलायक और विलय। विलायक किसे कहेंगे? विलयन जो होता है उसमें दो भाग होते हैं, एक विलायक और एक विलय। सामान्यतः विलायक जो होता है वो घोलने वाला होता है और जो घुलता है वो विलय कहलाता है। तो विलायक की परिभाषा क्या है? विलयन का वह घटक जो दूसरे घटकों को विलयन में घोलता है उसको विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक जो विलायक में घुलता है विलय कहलाता है। उदाहरण के लिए पानी और नमक का यदि घोल है तो उसमें पानी है वो विलायक के रूप में होगा और नमक जो है वो विलय कहलाता है। विलयन के गुण कौन कौन से होते हैं? विलयन एक सममांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे हो सकते हैं, इसलिए आंखों से दिखाई नहीं देते। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों को नहीं फैलाते, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन को शांत छोड़ देने पर विलय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन स्थायी होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि विलयन जो होता है वो सममांगी मिश्रण है, कण इसमें छोटे होते हैं, प्रकाश को ये फैला नहीं पाते छोटे होने के कारण, छान कर इन कणों को अलग नहीं किया जा सकता और शांत छोड़ने पर ये पंजे में बैठते नहीं। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। इसमें विलय कण पदार्थ जो कण होते हैं वो घुलते नहीं हैं, बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं।
निलंबन के गुण धर्म क्या है? पहला तो ये है कि ये विषमांगी मिश्रण है। ये कण आँखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबन कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे इसका मार्ग दृष्टिगोचर होता है। जब इसे शांत छोड़ते हैं तो ये कण नीचे बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छालन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन रुक जाता है। मतलब ये है कि निलंबन जो होता है उसको अपन छान कर अलग कर सकते हैं। शांत छोड़ते हैं तो वो पैंदे में बैठ जाते हैं, और ये एक विषमांगी मिश्रण है। अगला आता है कोलाइड विलयन। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण सममांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में विलयन विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कण जो होते हैं वो विलयन में समान रूप से फैले रहते हैं, एक समान रूप से। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होता है होने के कारण मिश्रण सममांगी प्रतीत होता है। निलंबन है उससे कोलाइड के कण जो होते हैं वो छोटे होते हैं, इसलिए ये सममांगी प्रतीत होते हैं, परंतु होते नहीं, ये विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइड कणों के आकार छोटे होने के कारण हमें इसे आँखों से देख नहीं पाते, लेकिन ये कण प्रकाश किरणों को आसानी से फैला देते हैं, जैसे दूध उदाहरण के लिए। कोलाइड कणों के गुण। ये एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से दिखाई नहीं देते। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बना देते हैं। प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, और विषमांगी मिश्रण है। और शांत छोड़ेंगे तो ये तल में बैठ जाते हैं, स्थायी है। यह छानन विधि द्वारा पृथक नहीं किए जा सकते। इनको यदि पृथक करना है कणों को कोलाइड से, तो अपकेंद्रण विधि या तकनीकी का उपयोग किया जाता है। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। मिश्रण है उसमें जो अलग अलग घटक है उनको अलग अलग करने की अलग अलग तकनीकियाँ होती है, विधियाँ होती है, उसको अपन मिश्रण पृथक्करण की विधियाँ बोलते हैं। प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते। मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियाँ प्रयोग में लाई जाती है। पृथक करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग लाना सुगम हो जाता है। इसलिए मिश्रण के घटकों को अलग अलग किया जाता है। मिश्रण के घटकों को पृथक्करण की विधि। सबसे पहले जैसे दूध से क्रीम को पृथक करना है तो उसके लिए कौन सी विधि काम में लाएंगे और किस प्रकार से लाएंगे? तो दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए अपकेंद्रण विधि काम में ली जाती है। यहाँ ध्यान देना ये है कि दूध से यदि क्रीम को अलग करना है, दूध जो है क्रीम उसी का दूध का घटक है, तो क्रीम को दूध से अलग करना है तो कौन सी विधि काम में लाएंगे? अपकेंद्रण विधि काम में लाएंगे। इसमें क्या होता है, जिन कणों को पृथक करने के लिए छालन विधि का प्रयोग नहीं किया जाता, छान कर अपन उसको अलग नहीं कर सकते, ऐसे मिश्रण को अपकेंद्रण के द्वारा पृथक किया जा सकता है। इस सिद्धांत के आधार पर जब इसे तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण नीचे और हल्के कण ऊपर आ जाते हैं और इसको अपन अलग कर लेते हैं। अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करना। आपस में घुले हुए नहीं है, ऐसे दो द्रव आपस में मिल गए जो आपस में घुलते नहीं है, जैसे तेल और पानी, दोनों आपस के अंदर एक दूसरे में घुलेंगे नहीं, उनको अलग करना है तो कैसे करेंगे? दो अघुलनशील द्रवों को पृथक करने के लिए पृथक कार्य की पाती है उसका उपयोग किया जाता है। आपस में मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों का निर्माण करते हैं, जैसे जल, विद्युत में मिट्टी का तेल। यहाँ हम सब देख सकते हैं
ये एक पृथककारी कीप है जिसका उपयोग अपन अघुलनशील द्रवों को पृथक करने के लिए किया जाता है। ये जो कीप है इसके नीचे की साइड में एक कार्क लगा दिया है। देखिए इसमें जल और मिट्टी का तेल भर दिया तो दोनों का घनत्व अलग अलग होने के कारण दोनों में अलग अलग परत का निर्माण हो गया। अपन फिर धीरे धीरे यहाँ स्टॉप कार्क से यहाँ पर इसको जैसे इस ट्यूटी को खोलते हैं, नली को खोलते हैं, तो नीचे एक कटोरा रख देते हैं जिसमें पहले जल बाहर निकल जाएगा और फिर मिट्टी के तेल का जैसे उसमें लेवल बन जाता है तो हम उसको बंद कर देते हैं। फिर दूसरा पात्र इसके नीचे रखते हैं और फिर वापस चालू करते हैं तो मिट्टी का तेल अलग हो जाएगा। इस प्रकार कार्य के द्वारा मिट्टी के तेल और जल के विलयन को अलग अलग कर सकते हैं। नमक व अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करना। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर वह ठोस अवस्था से सीधा गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार उन मिश्रण जिनमें ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले अवयव को ऊर्ध्वपातित न होने योग्य अशुद्धियों से पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन की प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नेफ्थलीन इत्यादि। कहने का मतलब ये हुआ कि दो ऐसे पदार्थ आपस में मिले हुए जिसमें एक में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है, एक में नहीं पाया जाता है, तो अपन ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा दोनों को अलग कर सकते हैं। ऊर्ध्वपातन विधि से जैसे अलग करेंगे तो एक जो पदार्थ है जिसमें ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है वो ठोस अवस्था से सीधा गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। इस प्रकार से दोनों पदार्थ अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ हम सब ये देख सकते हैं, ये ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया द्वारा अपन अमोनियम का बना रहे। तो ऊपर एक कीप नीचे एक बन ले लिया, उसके अंदर एक चाइनिक डिस्क ले ली और उसमें अमोनियम क्लोराइड और नमक का मिश्रण डाल दिया। फिर ऊपर एक उल्टी रख दी और ऊपर रुई से बंद कर दिया। जैसे इसको गर्म करते हैं अमोनियम क्लोराइड के अंदर ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है तो वो ठोस अवस्था से